हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेज। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? हाँ भाई। तो बच्चों, बात करते हैं न्यूटन के गति के नियम। आज लोग हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी आज हम लोग बात करेंगे डायनेमिक स्टार्ट करने वाले हैं ना। हम लोगों ने गति की ने किनेमेटिक्स में पढ़ा, फोर्स के बारे में। कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसके बारे में बातें की, ठीक है। क्यों चल रहा है उसके बारे में हमने बात नहीं की, ठीक है। तो एक्चुअली कोई पार्टिकल चलता है, कैसे इसको रिलेट करते हैं, ये सबसे पहले न्यूटन ने देखा था। इसीलिए डायनेमिक्स की शुरुआत जो है वो हम लोग न्यूटन से करते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें बेसिकली तीन जो है वो लॉज हैं, आप लोग सब जानते हो। न्यूटन्स के लॉज, तीन लॉज है, ठीक है। और एकदम ऐसा नहीं है कि वो, हाँ, बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा इसके बारे में अपने को पहले पढ़ना पड़ेगा कि भाई ये तीनों लॉज किस कंडीशंस पे दी गए हैं। पहली बात तो ये यूनिवर्सल लॉज हम लोग बोलें कि जैसे सेकंड लॉ की बात करते हैं और करते हैं, तो यूनिवर्सल लॉज नहीं है, कंडीशनल है, कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। यूनिवर्सल का मतलब आप जानते होंगे, सार्वत्रिक, हर जगह लगे ऐसा। तो न्यूटन ने जब तीनों नियम दिए थे, तीनों पर्सनल पर इंडिपेंडेंट है। कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार मतलब दूसरा नियम जो होता है उससे पहला और तीसरा निकाल सकते हैं, या दूसरा ही सफिशियंट था, सर फर्स्ट क्यों दिया गया, थर्ड क्यों दिया गया। ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है, हर एक नियम जो है अपना इंडिपेंडेंट है। हालांकि हम बोल सकते हैं कि यार आ, अगर बात की जाए कि पहला जो नियम है वो दूसरे नियम के लिए एक भूमिका, पृष्ठभूमि बना के तय करता है कि हाँ भाई ये जो फर्स्ट नियम है उसके अकॉर्डिंग आप सेकंड नियम, मतलब उसके बाद में आप सेकंड नियम को देख सकते हो। लेकिन कोई किसी से डेराइव नहीं होता, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। ओके, तो ये पूरा अलग सा सिस्टम है, इनके बारे में पढ़ना है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम थोड़ी बात करेंगे फोर्स के बारे में ना। तो फोर्स के बारे में भी अपने को पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग रेफरेंस के बारे में जरूर पढ़ेंगे। निर्देशांक तंत्र जैसे अभी तक लेते थे, रिलेटिव हमने अभी अभी पढ़ा है, तो आप सब लोगों को पता भी होगा कि रेफरेंस तंत्र का कौन देख रहा है, किसके सापेक्ष में देख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो सारा आज का जो मेरा है, मैं एक्चुअली क्या है कि पूरी डायनेमिक्स स्टार्ट होगी इससे, और पूरी डायनेमिक्स में फोर्स 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 वापस आता है। तो एक्चुअली मैं आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल, मच थ्योरेटिकल जाऊंगा और आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि देखो, जिस लेवल की ये चीज़ें हैं उस लेवल की, उतनी लेवल की अपन बातें नहीं कर पाएंगे, अपना एक लिमिटेड टाइम है। लेकिन जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल होगा वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बात को और बताना कि एनएलएम में अगर मैं बढ़ूं तो अपन ने पहले पढ़ा, एनएलएम से पहले हमने किनेमैटिक्स पढ़ा है ना, सबने किनेमैटिक्स पढ़ा। और किनेमैटिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ ली? गति पढ़ ली। गति तो पढ़ी, गति के बारे में तो पढ़ा, लेकिन गति के कारण के बारे में नहीं पढ़ा। गति के कारण के बारे में नहीं पढ़ा कि इसका कारण क्या है, ये हमने नहीं पढ़ा कि कारण क्या है। हमने देखा कोई कोई कण चल रहा है, कोई कण दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है कि कोई कितनी दूर जा रहा है, एक चीज मैं बता देता हूं कि भाई बात को जब भी आपको कोई पूछे कि स्टार्टिंग के सेंटर ऑफ मास तक के जो चैप्टर है वो सारे बेसिक चैप्टर है, तो कभी दिमाग में ये मत डालना कि सर इन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। मैं बोल रहा हूं कि इन चैप्टर के बिना फिजिक्स होता ही नहीं है। तो सारे जो क्वेश्चन है ना उसके 80% क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से ही आते, सेंटर ऑफ मास तक के चैप्टर से ही आते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसी स्टडी कभी मत करना कि चलो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है तो छोड़ दें। तो बिना एनएलएम के, बिना सर्कुलर मोशन के, बिना फ्रिक्शन की जानकारी के ये चीजें होने वाली है नहीं। तो तब तक आप लोग इसको बेसिक फिजिक्स ही मानना, और हम लोग बेसिक फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं। तो कोई भी ये मत, कोई कैलकुलेट करता भी है ना कि ये मतलब सेंटर ऑफ मास से एनएलएम से 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्लास आते हैं, गलत बात है। ये हर चैप्टर में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात करें कि गति के कारण के बारे में हमने किनेमैटिक्स में नहीं पढ़ा, तो ये बात सही थी, गति जरूर पढ़ी, गति के कारण के बारे में नहीं पढ़ा। लेकिन आज जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो न्यूटन जो थे, इन्होंने, न्यूटन जो है उन्होंने फर्स्टली, सबसे पहले जो है ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, बल वगैरह को गति के साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी कि जो बल है उससे कैसे किसी कण की या कैसे किसी ब्लॉक की गति को देखा जा सकता है। तो इन्होंने सबसे पहले बल और गति को संबंधित करने की कोशिश की थी, बल और गति में संबंध बताने का सबसे पहले इन्होंने कोशिश किया था।
ठीक है ना। अब तक जो चीजें पढ़ रहे थे हम लोग वो गैलीलियो की पढ़ रहे थे, ये मान लो आप, ठीक है ना। तो अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो अगर बात करें कि सबसे पहले न्यूटन जो थे उन्होंने ये देखा था कि भाई बल, किसी चीज पर बल लगाएंगे तो बल लगाने से वो गति होती है, या मतलब गति करने की कोशिश करता है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार गति करे, जैसे दीवार पे आप धक्का लगाओगे तो वो नहीं चलेगी, लेकिन गति करने की कोशिश करता है ना। तो अच्छे से आपको समझना है चीजों को कि न्यूटन ने सबसे पहले देखा, और इसीलिए अपना ये जो चैप्टर है पहला न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, यानी यू कैन से दैट कि भाई ये अपना फिजिक्स का बेसिक चैप्टर है, ठीक है ना। किनेमेटिक्स को आप लोग ऐसे थोड़ा सा देख सकते हो, किनेमेटिक्स में अपने पास अधूरी जानकारी थी, यहां पे अपने पास पूरी जानकारी आने वाली है। ओके, तो सबसे पहली चीज जो मैं बोलूं कि भाई कोई चीज है उस पर बल लगाया तो वो चल सकती है, कोई चलती हुई चीज रुक सकती है, उसकी दिशाएं चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो बल जो है वो बहुत ही फंडामेंटल चीज है। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि बल है क्या। बल यानी फोर्स के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? बल यानी फोर्स के बारे में आप लोगों को दिमाग में क्या आइडिया आता है? सबसे पहले मुझे यह बताइए कि बल के बारे में आप लोगों के दिमाग में क्या आइडिया आता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए क्या मतलब बल को देखते ही आपके दिमाग में क्या कैसा आइडिया आता है भाई कि क्या है बल। हाँ, तो जैसे पुल या पुश बोल सकते हैं, खींचना या धकेलने की एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। खींचना या धकेलने की या आकर्षित करने की या प्रतिकर्षित करने की एक प्रक्रिया ऐसे बोल सकते हैं। खींचना या धकेलने से ज्यादा बेटर जो चीज है वो ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो धक्का देना या आकर्षित करना, ऐसा कि भाई वेक्टर क्वांटिटी है, नो डाउट वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीजें तो है ही, जिनके पास दिशा है वो वेक्टर तो है ही, यहाँ पे अपन ऐसे बोलेंगे, ठीक है। हाँ, मोशन करवाने के लिए भी जरूरी है, सारी चीजें आप लोग यहाँ पे बोल रहे हो। तो बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये है एक डिस्क है, ठीक है। अगर मैं इस डिस्क को ऐसी जगह रख दूं जहां पे आसपास में कोई नहीं है, मतलब एकदम वैक्यूम क्रिएट करके रखा, ग्रेविटी भी मैंने हटा दी, कोई नहीं है, तो आप लोग क्या बोलोगे, क्या ये डिस्क अपने आप चलना या रुकना कर सकती है? तो आप बोलोगे नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस डिस्क पे अगर बल लगाना है तो बेसिकली इसके साथ कोई और होना चाहिए, इसके साथ कोई और होना चाहिए जो इस पर बल लगा सकता है, ठीक है ना। इसके आसपास कोई और होना चाहिए जो इस पर बल लगा सकता है। तो बल लगाने का मतलब बेसिक बात ये आ गई बच्चों कि सर परस्पर आपस में इंटरेक्शन होना जरूरी है, ठीक है ना। आपस में इंटरेक्शन जो है चीजों का वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इंटरेक्शन का मतलब परस्पर क्रिया करना, म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब क्या होगा, परस्पर क्रिया करना। इस अकेली डिस्क पर कोई बल नहीं लगा सकता, अगर ये अकेली है, आइसोलेट है, इसके पास में कोई नहीं है तो बल नहीं लगेंगे, ठीक है ना, बल नहीं लगेगा। बल का बेसिकली यहां पर मतलब ये हो गया कि भाई अगर हमें इसका पर बल लगाना है तो या तो मेरी अंगुली को लेके आना पड़ेगा, या इस पर चार्ज लगाओ, बाहर से कोई चार्ज लगाओ, वो चार्ज इस पे बल लगाएगा, ठीक है ना। तो बल लगाने के लिए इसके पास कोई दूसरा होना जरूरी है, या तो वातावरण हो या कोई दूसरा निकाय हो। तो मैं बोल दूं कि भाई बल जो है, बल प्रतिकर्षण व आकर्षण, प्रतिकर्षण या आकर्षण की क्रिया है, या क्रिया को का कारण है, ऐसे बेसिकली ये बोल सकते हैं, क्रिया का कारण है जो किसी निकाय का उसके वातावरण के साथ परस्पर क्रिया, मुझे थोड़ा सा हिंदी में यहां पर दिक्कत है, इससे ज्यादा बेटर शब्द मैं इंग्लिश में लिखता हूं। परस्पर क्रिया की बजाय, के साथ, परस्पर क्रिया की बजाय हम लोग इंट्रैक्शन लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, इंट्रैक्शन, दो चीजों का इंट्रैक्शन जो होता है, ठीक है ना। निकाय का उसके वातावरण के साथ इंट्रैक्शन है, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कि अगर कोई चीज पर बल लग रहा है, निहायत ही गलत है ना प्रदीप, एक के बार ज्यादा बार कमेंट नहीं करने, ठीक है ना। और देखो बल की डेफिनेशंस वगैरह जो है वो थोड़ी सी
सीखते हो आप लोग, सबको सही आती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है वो मैं आपको बता दूं कि देखो बल की वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ चलेगी भी चलेगी। जैसे दीवार पे आप धक्का लगाते हो तो वो नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो विस्थापन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और ये भी जरूरी नहीं है कि बल से कोई चीज़ हिले। होता है कई बार, जैसे लाइक अगर आप बोलो कि ये बोतल है और इसको हल्क के हाथ में दे दे, हल्क जो है आपका करेक्टर, ठीक है ना, एवेंजर्स वाला, तो उसके हाथ में दे दे तो वो क्या करेगा, इसको दबा के ऐसे, मतलब हल्क के अपने इंडिया में भी कुछ ऐसे होंगे ताकतवर लोग जो ये मेटालिक बोतल है इसको दबा के एकदम क्या कर सकते हैं, इसके शेप बिगाड़ सकते हैं। तो बल का हमेशा मतलब यही नहीं है कि वो किसी को मतलब डिस्प्लेस करे। हो सकता है वो डिस्प्लेस करने की कोशिश करे, हो सकता है कि कोई चलती हुई चीज को रोकने की कोशिश करे, हो सकता है कोई चलती हुई चीज की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करे, हो सकता है किसी चीज की शेप यानी आकार को बदलने की कोशिश करे। ये सब बल के इफेक्ट है, ये बल नहीं है, ये सब बल के इफेक्ट है। एक्चुअली फिजिक्स में सबसे बड़ी बात ये कि हमें डेफिनेशन या परिभाषाएं जो बताई जाती है, ठीक है ना, तो वो ऐसे नहीं बताई जाती। हम लोगों को ये बता दिया जाता है कि भाई एक ऐसी चीज जिसकी वजह से विस्थापन होता है। हाँ बिल्कुल होता है, बल की वजह से विस्थापन हो सकता है, पॉसिबिलिटी, लेकिन बल है क्या, हमें ये जानना है, ठीक है ना। बल क्या है, तो बल किसी बॉडी पर लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन की क्रिया है, प्रतिकर्षण या आकर्षण की क्रिया है जो किसी निकाय का उसके वातावरण के साथ परस्पर क्रिया या इंटरेक्शन से होती है। यानी अकेला जो पड़ा है उस पर कभी फोर्स नहीं लगाया जा सकता, अकेला जो है वो उस पर कभी फोर्स नहीं लगाया जा सकता, ठीक है ना। इसको मैं मोर क्लियर होने के लिए आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, इस पे भी वापस आ जाएंगे, एक बार आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा कि अंतः क्रिया, हाँ परस्पर क्रिया, अंतः क्रिया। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि भाई बल की बात कर रहे हैं सर, तो बल जो है तो किसी, या सिंपल भाषा में बोलें तो नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर बल का कारण द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटरेक्शन यानी मास मास इंटरेक्शन, या आवेश आवेश इंटरेक्शन है। बल के बारे में दो चीजें बहुत शानदार है, ठीक है ना, बहुत अच्छी कहानियां हैं बल के बारे में, दो बातें, और आप लोग इनको समझ लोगे तो आपको बल का जो फंडा है वो क्लियर आएगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि बल देखने वाले पर डिपेंड नहीं करता, यानी बल निर्देशांक या निर्देशांक तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, बल निर्देशांक तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। मैं कई बार ऐसा बोलता रहता हूं ना, कई बार बच्चे पूछते हैं सर बुक का नाम वगैरह, तो मैं किसी बुक का नाम नहीं लेता हूं, और लेता हूं तो क्लियरली बोल देता हूं कि सर ये जो है वो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले लेना, किसी की थ्योरी नहीं पढ़ने के लिए लेना। उसका कारण ये है कि कोई ना कोई हर एक बुक में कुछ ना कुछ गलतियां लिखी हुई है और उसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है। मैंने मेरी एक, जब मैं पढ़ता था तो मेरे को एक बहुत रेस्पेक्टेड ऑथर था, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो उनकी मैं बुक देखता था, मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी थी। तो उनके बुक में एक दिन एक लाइन लिखी हुई थी कि बल जो है वो निर्देशांक तंत्र पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अब उन बुक्स को काफी लोग फॉलो करते हैं तो भाई वो भी यही समझते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि किसी चीज पर लगने वाला बल कभी भी निर्देशांक तंत्र पे, कि देखने वाला कौन है, इस पर निर्भर नहीं करता। बल जो है, फोर्स जो है, वो फ्रेम डिपेंडेंट कतई नहीं है। अगर आप बल के बारे में ये दो चीजें ध्यान में रखोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएंगे। और लिटरली मैं बता रहा हूं कि इनके बारे में मैक्सिमम लोगों को ये रहता है कि हाँ यार ये क्या है, क्योंकि एनएलएम की शुरुआत ऐसे होती नहीं है। आप में से भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे यार ये एनएलएम थोड़ी, एनएलएम तो हमने कुछ और पढ़ा था, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ये तो बात ही अलग चल रही है। तो एक्चुअली क्या होता है कि चीजें ये है जिसको आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके पढ़ते रहते हो। ये चार्ज चार्ज, द्रव्यमान द्रव्यमान इंटरेक्शन और आवेश आवेश इंटरेक्शन क्या है, ठीक है ना। तो इंटरेक्शन का मतलब दो लोगों की आपस में कोई भी होने वाली बातचीत या अंतः क्रिया जो भी होती है, ठीक है ना। जैसे आप किसी के साथ बात करते जाते हो वो इंटरेक्शन है, इंग्लिश में सिंपल सा, या अंतः क्रिया है, दो लोग आपस में कोई भी क्रिया करते हैं उसको इंटरेक्शन बोलते हैं। तो क्लियर, यहां से देखना, नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर अगर आप बल लिखो, ठीक है ना,
नाभिक के बाहर अगर आप बल लिखो तो उसमें द्रव्यमान द्रव्यमान इंटरेक्शन, यानी द्रव्यमान द्रव्यमान इंटरेक्शन और आवेश आवेश इंटरेक्शन जो है वही पॉसिबल है, उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो द्रव्यमान द्रव्यमान इंटरेक्शन और आवेश आवेश इंटरेक्शन ये क्या है बेसिकली। जैसे मैं आपको बोलूंगा, आप में से काफी सारे बच्चे टारगेट किया तो उन्होंने बेसिक चीज पढ़ी होगी, ठीक है ना, तो 11th वालों को आंसर करने की जरूरत नहीं है। जो टारगेट के है मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि जैसे आप पढ़ते हो फ्रिक्शन फोर्स, है ना, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ा होगा सबने, घर्षण बल, ठीक है ना। तो घर्षण बल जो है वो किस टाइप का बल है। आपके पास 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं ना, 4 फंडामेंटल फोर्स, उसके अकॉर्डिंग मैं बोलना चाहूं तो ये 4 फंडामेंटल बलों में से कौन सा, 4 मूलभूत बलों में से घर्षण बल कौन सा प्रभाव है, ठीक है ना, ठीक है ना। 4 मूलभूत बलों में घर्षण बल जो है वो कौन सा प्रभाव है, ये बताना है आपको। कभी भी अगर आप ऐसे देखो ना बच्चों, आपको अगर बुक पढ़नी है तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा मैं, पढ़ने की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। बहुत अच्छी बुक है, सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है ना। फिर वो एक्चुअली क्या है, 11th की एनसीईआरटी बच्चों को समझ में कम आती है कि ये लिखा हुआ क्या है, इसलिए दिक्कत है। बाकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना। एचसी वर्मा साहब तो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी तो अलग ही बात है। हाँ बताओ, घर्षण बल कौन सा बल है ये 4 मूलभूत बलों में से। चार्ज, बिल्कुल। कुछ बच्चे बहुत सही बोल रहे हैं, कुछ बच्चे न्यूक्लियर बोल रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि बेटा न्यूक्लियर नहीं है ये, चार्ज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो आपने ये पढ़ा है ना, यही बात मैं यहां पे लिखना वाला हूं कि घर्षण बल जो है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। घर्षण बल जो है वो विद्युत चुंबकीय है, ठीक है। कौन सा है, विद्युत चुंबकीय बल है। विद्युत चुंबकीय बल किसकी वजह से आता है, विद्युत चुंबकीय बल चार्ज चार्ज इंटरेक्शन है। सर चार्ज थोड़ी, इसमें तो धाराएं बहती है, अरे है तो वो चार्ज है ना, बेसिकली धाराएं बहती है, वो क्या है, चार्ज ही तो है। ओके, तो अगर बात करें कि यहां पे आपसे ये पूछा जाए कि सर चार्ज चार्ज इंटरेक्शन जो है वो आपका विद्युत चुंबकीय है, तो यही मैंने यहां पर लिखा है बच्चों कि नाभिक के बाहर, नाभिक के अंदर नाभिकीय बल लगता है, नाभिक के अंदर नाभिकीय बल भी लगता है, लेकिन नाभिक के बाहर आप लोग कोई भी चीज पढ़ रहे हो, नाभिक के बाहर अगर आप लोग कोई चीज पढ़ रहे हो बच्चों, तो उस बल का कारण क्या है, या तो वो आवेश की वजह से लग रहा है या वो द्रव्यमान की वजह से लग रहा है। द्रव्यमान की वजह से कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा, Gm1m2/r²। अच्छा, आवेश की वजह से कौन सा, 1/4πε0 q1q2/r², ठीक है ना। यही है, इलेक्ट्रिक भी यही है और मैग्नेटिक भी यही है, मैग्नेटिक का आंसर भी यही है, ठीक है ना। तो यही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ठीक है। तो अगर बात की जाए बच्चों कि यहां पर नाभिक के बाहर, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, नाभिक के बाहर कभी भी बल का अगर आपसे कोई कारण पूछे तो आप क्या बोलोगे, या तो वो आवेशों के आपस में क्रिया की वजह से लग रहा है या द्रव्यमान की वजह से लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, द्रव्यमान की वजह से लग रहा है। क्लियर है बात, ये बात मान लो आप लोग, ठीक है ना। तो नाभिक के बाहर, नाभिक के अंदर नाभिकीय बल होता है, वो अलग चीज है, ठीक है भाई। नवीन जी देख लेंगे ये टेक्निकल टीम वाले, आप रुको एक बार, ठीक है। तो नाभिक के बाहर जो है उसका कारण है या तो द्रव्यमान की वजह से या आवेश की वजह से। और दूसरी चीज की बल किसी भी निर्देशांक तंत्र पर डिपेंड नहीं करेगा। बात क्लियर है। निर्देशांक तंत्र का क्या मतलब हुआ कि ये एक बॉडी है, इस पे बल लगाया जा रहा है 5 न्यूटन। कोई ये बोल दे कि ये रेस्ट के है तब ये इतना लग रहा है। कोई दौड़ता हुआ आदमी इसको देखे, दौड़ता हुआ आदमी देखे, तो दौड़ता हुआ आदमी जब इसको देखेगा कि ये 2 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ आदमी इसको देखेगा, तो साहब त्वरण बदल गया, त्वरण बदल गया तो इस पे लगने वाला बल बदल गया, त्वरण बदल गया तो इस पे लगने वाला बल बदल गया। तो ये निहायत ही गलत बात है, ऐसी बेवकूफी कभी भी नहीं करनी है। हम लोग सीधा बोलेंगे कि नहीं, बल जो है वो निर्देशांक तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। बल जो है वो निर्देशांक तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। वो एक क्या है, आइसोलेटेड की बात करें या वो बोलें कि बल किसी बॉडी पर लगने वाला बल जो है वो अपना एक परफेक्ट चीज है, वो देखने वाले पर, ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। इंग्लिश में इसको निर्देशांक तंत्र को या जड़त्वीय तंत्र को क्या बोल देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं कि भाई ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, देख कौन रहा था इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए एक बार फिर से देखिए, किनेमेटिक्स में हमने गति पढ़ा लेकिन गति का कारण नहीं पढ़ा। हाँ, न्यूटन ने सबसे पहले बल और गति में संबंध स्थापित करके बताया, ठीक है ना, तो ये चीज है। उसके बाद में बोला गया बल, फोर्स। फोर्स क्या है कि किसी
बेसिक पर लगने वाली प्रतिकर्षण या आकर्षण की क्रिया है जो उस निकाय का वातावरण के साथ इंटरेक्शन बताता है। यानी अगर निकाय अकेला नहीं होगा, निकाय अकेला ही होगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, ठीक है ना, कोई बल नहीं लगेगा। निकाय होगा तभी उस पर क्या लगेगा, बल लगने वाला है। निकाय के साथ कोई दूसरा निकाय होगा या वातावरण होगा तभी उस पर क्या लगने वाला है, बल लगने वाला है, ठीक है। ओके, तो नाभिक के बाहर बल के दो ही कारण होंगे, एक तो द्रव्यमान द्रव्यमान इंटरेक्शन और दूसरा आवेश आवेश इंटरेक्शन। और बल जो है वो निर्देशांक तंत्र की बात की जाए कि भाई निर्देशांक तंत्र का मतलब हो गया कि ऑब्जर्वर कौन है, देख कौन रहा है, उस पर निर्भर नहीं करता। किसी निकाय पर लगने वाला बल उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि एक बॉडी है, ये जा रही है इधर 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अगर एक आदमी जो खुद इधर 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उसको क्या लगेगा, उसको यह लगेगा कि ये पीछे वाली बॉडी 1 मीटर पर सेकंड से तेरी तरफ आ रही है। उसको क्या लगेगा कि ये पीछे वाली बॉडी 1 मीटर पर सेकंड से तेरी तरफ आ रही है। यानी ये जो वेग है वो देखने वाले पर निर्भर करता है। यहां पे कोई खड़ा है, रेस्ट में है, उसको क्या लग रहा है कि ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कितने से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। यानी इस निकाय का वेग जो है, इस निकाय का वेग देखने वाले पर निर्भर करता है। ये कुछ और बताता है, ये कुछ और बताता है। उसी तरीके से इस निकाय का जो त्वरण है वो भी देखने वाले पर डिपेंड करता है। ये अलग बताता है, ये अलग बताता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई इसका बल, इस निकाय पर लगने वाला बल, तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं साहब, बल जो है वो निर्देशांक तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। बल जो है वो निर्देशांक तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, ये एक अलग चीज है। अच्छा, बल से क्या क्या हो सकता है? अगर कोई निकाय पर बल लगे तो क्या हो सकता है? तो रुका हुआ है स्थिर को चलाया जा सकता है, स्थिर को गतिमान किया जा सकता है, किया जा सकता है लिख रहा हूं मैं ना, किया जा सकता है लिखने का मतलब बालकों की क्लियर सी बात है कि हो भी सकता है ये प्रक्रिया और ना भी हो, ऐसी बातें दोनों हो सकती है, ठीक है ना। जैसे दीवार है उसको धक्का दिया जा सकता है तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर कोई चीज है जैसे टेबल है, टेबल को आप धक्का दो तो वो चलने भी लग जाए। तो गतिमान किया जा सकता है या गतिमान करने की कोशिश की जा सकती है, या कोशिश की जा सकती है, ट्राई किया जा सकता है ना। आप ज्यादा बेटर बोलो तो ट्राई किया जा सकता है। उसी तरीके से गतिमान चीज को रोका जा सकता है, गतिमान या गतिशील जो भी आप उचित शब्द समझो, को रोकना या रोकने की कोशिश करना, रोकने की कोशिश करना, रोकने की कोशिश करना, ठीक है। वैसे ही दिशा बदलना या दिशा बदलने की कोशिश करना, और वही उसी तरीके से आकार बदलना या कोशिश करना, ऐसा कुछ काम जो है वो बल कर सकता है। ऐसी कोई सी भी हरकत जो है वो बल कर सकता है, ठीक है ना। ओके, ऐसा कोई जो हरकत है वो बल कर सकता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके ओके, तो अगर हम लोग बात करें कि ये जो है वो बेसिक चीजें हैं बल के बारे में, कि स्थिर को गतिमान किया जा सकता है या करने की कोशिश की जा सकती है, गतिमान गतिशील चीज को रोका जा सकता है या रोकने की कोशिश की जा सकती है, दिशा को बदलना या दिशा बदलने की कोशिश करना, आकार का बदलना या आकार बदलने की कोशिश करना। कोशिश शब्द इसलिए जोड़ता हूं कि हो सकता है कई बार वो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन उसका ट्राई जो है वो जरूर किया जाता है बल लगाने से। तो ये जो चीजें हैं वो बल के बारे में क्लियर है भाई। बल की कहानी सबको क्लियर है कि बल क्या है, ठीक है ना। उसमें मैं आपको फिर से बता दूं कि ये दो चीजें जरूर बतानी है ना, ये दो चीजें जो है वो सबको पता होनी चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए। कोई भी आपको पूछे कि भाई घर्षण बल है, तनाव बल है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, चार फंडामेंटल में किसका पार्ट है, तो आप बता सको कि भैया ये विद्युत चुंबकीय बल के पार्ट है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नाभिक के बाहर नाभिकीय बल तो लगेगा नहीं, और ग्रेविटेशन पुल फोर्स तो अपना अलग ही है, गुरुत्वाकर्षण बल तो अलग ही है, तो भाई हम लोग यहां से कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, क्लियर है ये बात।
यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, है ना। बल जो है ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। और मैं आपको यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछूंगा कि कैसे भाई जब त्वरण निर्भर करता है तो बल निर्भर कैसे नहीं करता है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपने न्यूटन का सेकंड नियम है वो लिखा F बराबर ma, ठीक है। द्रव्यमान तो चलो नियत होता है, द्रव्यमान तो नियत होता है। ये जो है ये देखने वाले पर निर्भर करता है, ऑब्जर्वर के साथ बदलता है, ऑब्जर्वर पर निर्भर करता है, ये ऑब्जर्वर पर निर्भर करता है। तो ये क्यों नहीं करता, ये ऑब्जर्वर पर निर्भर नहीं करता है, बताओ। ऐसा लिखा है मैंने, क्या लिखा, F बराबर ma, ये न्यूटन का सेकंड नियम आप लोग लिखते हो। F बराबर ma आप न्यूटन का सेकंड नियम लिखते हो। तो मैं बोलूं कि भैया ये तो नियत है, m तो नियत है, लेकिन ये जब बदल रहा है तो ये कैसे नहीं बदला, F कैसे नहीं बदला, ये देखने वाले के साथ कैसे नहीं बदला, बताइए भाई। हाँ बताइए, बताना है आज, है ना, चीजों को। कि यहां पर हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो है त्वरण तो देखने वाले पर निर्भर करता है, और मैंने बताया कि जो बल है वो देखने वाले पर निर्भर नहीं करता है। अब या तो मैं गलत बोल रहा हूं, बल भी देखने वाले पर निर्भर करता होगा, या तो मैं बोलूं कि ये गलत बात है कि बल भी निर्भर करता होगा। जैसे कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर बल निर्भर करता है, बल भी निर्भर करता है सर, m तो नियत है, ठीक है। तो a बदलेगा, a बदलेगा तो इसको बदलना चाहिए ना, या न्यूटन के समीकरण गलत है, न्यूटन का सेकंड लॉ गलत है क्या, बताओ। या तो न्यूटन का सेकंड लॉ गलत है, भाई समय कहां से आ गया, बल अदिश राशि है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एनएलएम में ए को कांस्टेंट ही लेते हैं, एनएलएम में पूरे में कैलकुलेट ही अपन ए करेंगे। बल को देख सकते हैं, त्वरण वेग पर निर्भर करता है, बहुत बढ़िया बात। त्वरण वेग पर निर्भर नहीं करता है ना, निर्भरता को अलग तरीके से देखो। त्वरण वो है जो वेग को परिवर्तन कर सकता है, तो त्वरण वेग पर निर्भर नहीं करता, फोर्स एंड मास इक्वल होता है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। देखो, है ना, न्यूटन का सेकंड नियम जब पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो न्यूटन का जब सेकंड नियम हम पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक फिनोमिना है, ओके ओके, ए पर डिपेंड करेगा, अपवाद है, हाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम, अपवाद है। सर एनुलम को हिंदी में क्या, एनुलम क्या है भाई। हाँ भाई नवीन, बात हो गई है, तुम्हारा कमेंट नोट कर लिया गया, बता दिया जाएगा, बात कॉल कर लिया जाएगा तुमसे, क्यों नहीं वीडियोज आ रहे हैं तुम्हारे। एफ निकाय पर डिपेंड करता है, अच्छा। चलो छोड़ो, आ जाओ इधर देखो, है ना, आओ आओ, छोड़ो, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछ लिया था, ये जो है वो चीज़ें ही अलग है। तो बात करें, एक्चुअली क्या होता है कि भाई बल निर्भर नहीं करता है ना, बल निर्भर नहीं करता है ना, बस ये ध्यान रखो। अच्छा क्यों नहीं निर्भर करता है, कोई अगर पूछ ले कि भाई क्यों नहीं निर्भर करता है, तो अभी अभी हमने देखा कि सर
अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस से बाहर, तो बल के दो ही होते हैं, या तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 लगेगा। और अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा ढंग से ग्रेविटेशन पढ़ा है तो वहां पर नाम आया होगा कि ये यूनिवर्सल लॉ है, सार्वत्रिक लॉ है, ये किसी माध्यम में किसी ऑब्जर्वर के सापेक्ष कभी चेंज नहीं होता। और जब लगने वाला बल ये है, या फिर F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये भी आपने पढ़ा होगा कि दो चार्जेज है Q1 और Q2, उनके बीच में डिस्टेंस है R, तो इनके बीच में ये लगने वाला, तो ये बल कभी बदलते नहीं है, चाहे आप किसी भी माध्यम में लेके जाओ, चाहे आप किसी भी कहां पर लेके जाओ, किसी भी माध्यम में लेके जाओ, चाहे आपका कोई भी ऑब्जर्वर हो, क्योंकि बल क्या है सर, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो m1 m2 बटा में आर स्क्वायर, तो दो बिंदु है, उनके बीच की दूरी कभी चेंज होगी क्या? कोई देखो, दो बिंदु के बीच की दूरी नहीं बदलेगी। कोई देखो किसी का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। जी तो आप लिखते भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, सार्वत्रिक, यानी हर जगह वो कांस्टेंट रहता है। तो ना m बदल रहा है, ना m2 बदल रहा है, ना r बदल रहा है, ना g बदल रहा है, तो f तो नहीं बदलेगा। अच्छा, f नहीं बदलता है सर, तो f तो यूनिवर्सल हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये f बदलता है क्या कभी? आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है भाई, बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है तो दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में Q1 और Q2 है, बीच में डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में आपस में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कभी माध्यम वगैरह के साथ बदलता हुआ देखा है क्या? कभी माध्यम वगैरह के साथ कभी बदलता है? आपने पढ़ा होगा 12th में, ये बदलता हुआ देखा है क्या, है ना। तो फोर्स नहीं बदलता। तो सर F बराबर ma जो है, F बराबर ma में गड़बड़ी ये होती है कि न्यूटन का जो सेकंड नियम है ना, वो बना ही किसके लिए है? जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र के लिए। किसके लिए बना है? जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र के लिए। ये यूनिवर्सल नहीं है, न्यूटन का नियम गलत नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं है, वो यूनिवर्सल नहीं है भाई, यूनिवर्सल नहीं है, ये सशर्त है। क्या है? सशर्त नियम है, यानी इस पर नियम लगेगा कि भाई जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र होंगे, यानी एक ऐसा निर्देशांक तंत्र हो जिसके पास त्वरण नहीं हो, तो उसके लिए ही ये नियम वैलिड है, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो इसलिए ये जो नियम है वो जड़त्वीय के लिए है, और मैं आपको जब सेकंड लॉ पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सारी चीजें लिखवाऊंगा, और चीजें आपको आज इसलिए बताया जा रहा है कि थोड़ा पढ़ना है ना, थोड़ा पढ़ना, बातें ज्यादा समझ में आएगी। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि ये बदलता है माध्यम के साथ, एप्सिलॉन, सो आपको नाम सुन, कूलम्ब्स फोर्स तो न्यूक्लियर फोर्स है ना, बहुत सही, ये नहीं बदलता है ना। एक दो ने बोला कि सर ये बदलता है कूलम्ब फोर्स, बहुत सही, बहुत सही यार, क्या बोलते सर, जी का मान मून पे चेंज होता है। अरे वो स्मॉल जी है, ये कैपिटल जी यूनिवर्सल होता है, ये कहीं पर भी नहीं चेंज होता, जी का मान चेंज होता है, हो गया, बहुत सही बात है। एप्सिलॉन तो चेंज होता है ना सर, एफ ही चेंज होगा ना, कैलकुलेशन भी की होगी, दो चार बदलता है, बहुत बढ़िया। दो चार्जेस के बीच का फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब ऑलवेज, ठीक है ना। ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, बीच में मीडियम तुम जो मर्जी डाल दो, जो मर्जी मीडियम इनके बीच में आ जाए, ये हमेशा Q1 Q2 यही रहेगा, अगर इनके बीच में इंटरेक्शन है तो, ठीक है ना। अगर इंटरेक्शन है तो हमेशा यही रहेगा, माध्यम पे कुछ निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना, कोई माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। सिंपल सा फंडा है, क्या है? फंडामेंटल फोर्स है। फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं? इसे कंफ्यूज करना नहीं, इसको जगाना कहते हैं, ठीक है ना। जो हम लोग चीजें पढ़ते आ रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा जगाना। फोर्स के बारे में बात करेंगे तो 11th 12th के सारे फोर्सेस से थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाती है चीजें, तो इसको जगाना कहते हैं कि भाई जो पढ़ते आ रहे हो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो थोड़ा सा बदल लो चीजों को। प्राविद्युतांक माध्यम का होता है। अरे आओ सुनो, कभी भी एनसीईआरटी अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो उसमें क्लियर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर क्या लिखा हुआ है?
दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर लिखा हुआ है ना, है ही नहीं ऐसी कोई बात। तो सर यहां पर एप्साइन नोट और मीडियम पे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्साइन नोट, मीडियम आते ही हम लोग लिख देते हैं यहां पे एप्साइन आर आ जाएगा। तो सर बदला ना यार, ये बदल गया ना, एप्साइन आर आ गया। वो चीज ही अलग है, वो चीज अलग है, वो है ही नहीं दो चार्जेस के बीच का फोर्स। तुम लोगों ने अगर इस फॉर्मूले को ढंग से पढ़ा है तो ये कूलाम का फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो नेट फोर्स लगता है, किसी पर कुल लगने वाला कुल बल का फॉर्मूला है। कोई अगर ये बता दे कि ये कूलाम का फॉर्मूला है तो ये है ही नहीं, ये कुल बल का फॉर्मूला है। एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा आउट ऑफ फ्रेम जा रहा हूं, सुन लेना भैया। और 11th वाले बच्चों, आप लोग तो 12th में जब आओगे तो आपको बता ही दिया जाएगा कि ये Q1 और Q2 जो होते हैं ना, इनके बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा यही रहता है, चाहे कोई सा भी माध्यम हो। तो सर ये माध्यम का लफड़ा क्या है, तो जब कोई माध्यम में हम इनको पुट करते हैं ना, कोई माध्यम में हम इनको पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि जब माध्यम में पुट करते हैं तो यहां पर, जब हम इसको माध्यम में पुट करते हैं तो यहां पर मीडियम आने की वजह से, डाइलेक्ट्रिक की वजह से इंड्यूस चार्ज हो जाता है, और वो चार्ज इंड्यूस हो जाता है, यानी प्रेरित आवेश भी यहां पर आता है। और प्रेरित आवेश जब आता है तो किसी एक पर लगने वाला फोर्स बदल जाता है। एक और दो के बीच में आपस में लगने वाला फोर्स अब भी वही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन किसी एक पर लगने वाला कुल बल, तो वो जैसे मैं बोलूं कि भैया इस पर कुल बल किसकी वजह से लगेगा, तो वो दो के साथ साथ इस प्रेरित वाले की वजह से भी तो लगेगा ना, दो के साथ साथ इस प्रेरित वाले की वजह से भी तो लगेगा। तो इस पर लगने वाला कुल बल बदल जाता है, ठीक है ना। तो कुल बल बदलता है, वो ध्यान रखा करो, है ना। चार्जेस नहीं बदलते हैं, चार्जेस के बीच में लगने वाला, अरे फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, मूलभूत। मूलभूत का मतलब क्या होता है, जो यूनिवर्सल है, नहीं बदलते। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो फंडामेंटल है भैया, ये नहीं बदलता है, ध्यान रखा करो इस चीज की। हाँ, ओके। मैं तो बिंदु आवेश की बात कर रहा हूं, सेंटर वेंटर का। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ भैया, बोर मॉडल कूलाम से नहीं एक्सप्लेन किया जाता। जो ये बोलता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इसके ऊपर कूलाम्स फोर्स लग रहा है, वो गलत बोलता है। कूलाम्स फोर्स नहीं लगता है ना, कूलाम फोर्स नहीं है, वो कोई दूसरा फोर्स है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। बहुत सारी चीजें हैं यार, कभी और बताएंगे ना। आ जाओ, तो ये बल है, बल निर्देशांक तंत्र पर निर्भर नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, ये यूनिवर्सल चीजें हैं। अब सशर्त चीजों के बारे में आते हैं, ठीक है ना। सशर्त चीजों के बारे में आते हैं तो सबसे पहले आ जाइए न्यूटन के 3 नियम। न्यूटन के गति के नियम, NLM चैप्टर का जो नाम है। तो कितने नियम है भाई, न्यूटन के कितने नियम है? चलो, बहुत अच्छी बात है हिमांशु जी, याद आ गया ना, दो स्थिर आवेशों के बीच में। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भैया, ऐसा कुछ है ही नहीं। आइए, न्यूटन के 3 नियम। न्यूटन के 3 नियम जो है वो क्या है? न्यूटन का पहला नियम क्या है? प्रथम नियम बताओ। प्रथम नियम क्या है? वो जड़त्व का नियम। क्या है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। आइए, न्यूटन का जो पहला नियम है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। ये क्या बताता है? तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्वीय तंत्र के बारे में व्याख्या करता है। यह भी एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ये चीजें बता देता हूं।
हम लोग न्यूटन का पहला नियम पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जब ये हम पूरा नियम पढ़ते हैं उसके बाद में ये सारी कहानियां हो जाती है, उसके बाद में सेकंड नियम पे आते हैं और सेकंड में आप सूडो फोर्स लगाना सीखते हो। तो सेकंड में पहली बार जो है वो आप लोग नाम सुनते हो जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र का। और जब आपसे कोई पूछे कि भैया जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र के बारे में कौन सा नियम बताता है, जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र के बारे में कौन सा नियम बताता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है अच्छा हाँ ये तो हमने सेकंड नियम में पढ़ा था, तो जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र के बारे में सेकंड नियम बताता है। नहीं, पहला नियम ही इसलिए बना ताकि आपको सेकंड वाला एक्सप्लेन किया जा सके, यानी पहले वाले की पृष्ठभूमि, पहले वाले ने दूसरे वाले की पृष्ठभूमि तैयार की। अच्छा, तो पहले वाले ने दूसरे वाले की पृष्ठभूमि तैयार की, तो यह लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब इट एक्सप्लेन्स अबाउट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये किसके बारे में बताता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताऊं। तो बेसिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या है? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जड़त्वीय तंत्र के बारे में अगर हम लोग पढ़ें बच्चों, तो ये होता क्या है? वैसे तो बहुत बड़ी एक्सप्लिकेशन है, अलग सी चीज है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र, यानी आप ऐसा बोल सकते हो एक ऐसा निर्देशांक तंत्र, ऐसा निर्देशांक तंत्र जो पृथ्वी के सापेक्ष त्वरित नहीं हो। लेकिन यह कब तक है? शुरुआत के चैप्टर में, यानी आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ मास तक। सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां तक ये बात सही है, ठीक है ना। उसके अलावा चीजें अलग है, ठीक है ना। क्या है भाई? हाँ भाई अजय बोलो क्या बोलना है? कोई गतिशील वस्तु गतिशील और स्थिर वस्तु स्थिर रहती है, हाँ ठीक है, ये पहला नियम ऐसे ही पढ़ते हैं हम, तो आपको ये बता दिया जाएगा। सुनिए, पहले मैं आपको बताता हूं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र है क्या, ठीक है ना। जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र को आपको मैं इजी करके बता देता हूं कि जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र यानी एक ऐसा निर्देशांक तंत्र जो या तो रुका हुआ है या नियत वेग से जा रहा है। या तो वो रुका हुआ है या नियत वेग से जा रहा है। नियत वेग का मतलब समझ लो जिसके पास त्वरण नहीं है, ठीक है ना। जब त्वरण नहीं होगा, बेटा सुनो ध्यान से, जब त्वरण नहीं होगा तो वो किसी को भी देखेगा, चाहे उसको जिसको भी वो देखे, उस कण का त्वरण बदलेगा क्या? एक बार देखिए, आइए यहां पे सुनिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, पूरा अच्छे से समझिए, और ये आपको सी है। सी इधर जा रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। सी के पास त्वरण है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये एकदम है अजय, जीरो से। चैप्टर तो स्टार्ट ही नहीं किया यार, इससे ज्यादा बेसिक क्या मैं क्या बताऊं? बताओ, इससे ज्यादा आप क्या जानना चाह रहे हो? ये एकदम जीरो से है। अभी मैं पहले नियम पर आया ही नहीं, उससे पहले तुम्हें फोर्स के बारे में इतनी सारी चीजें बताई है कि फोर्स क्या लगाना है। अब इससे ज्यादा बेसिक आप क्या जानना चाह रहे हो? चलो, जो जानना चाह रहे हो उसी तरीके से बताएंगे आपको। अब आ जाओ, ये चल रहा है, इसके पास त्वरण नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ ए 0 है, और ये बी जो है इसके पास 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसके पास 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब मुझे ये बताओ, सी का त्वरण बी के सापेक्ष क्या होगा और सी का त्वरण ए के सापेक्ष क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर करो। सी का त्वरण बी के सापेक्ष क्या होगा और सी का त्वरण ए के सापेक्ष क्या होगा? जल्दी से बताइए। और अजय जीरो है तो ये बहुत अच्छी बात है भाई, जीरो है तो कम से कम ये तो नहीं है कि अपने को कुछ चीजें आती है उनको भूलना पड़ेगा। जीरो है तो अच्छी बात है, यहां से सीखोगे। जीरो तो बहुत बेटर बात है, आपको 11th वालों की तरह से बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। हाँ, सी का त्वरण बी के रेस्पेक्ट में कितना होगा और सी का त्वरण ए के सापेक्ष कितना होगा? जल्दी से बताओ। यहां पर आप बोलोगे 4 में से 2 गया, क्योंकि ये 2 से चल रहा था, यानी 2 लिखोगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सी का त्वरण ए के सापेक्ष, तो आप क्या बताओगे?
4 का 4 ही बताओगे। सी का त्वरण ए के सापेक्ष आप क्या बताओगे? 4 का 4 ही बताओगे। यानी कहने का मतलब ये जो सी जा रहा था इसका त्वरण इस निर्देशांक तंत्र के सापेक्ष बदला नहीं है। जो इसका वास्तविक त्वरण था वही त्वरण इसको दिख रहा है। जो इसका वास्तविक त्वरण था वही त्वरण किसको दिखा? ए को दिखा। लेकिन इसके सापेक्ष बदल गया भाई साहब। इसके सापेक्ष बी क्या बोल रहा है कि ये कितने से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कितने से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। यानी इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र। क्या बोल देते हैं? जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र। जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र, इसको क्या बोलेंगे कि ये जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र है जिसका खुद का कोई त्वरण नहीं होता। ठीक है ना? जिसका खुद का कोई त्वरण नहीं होता। यानी वो अगर किसी और को देखे, अगर वो किसी और को देखे तो भाई वो अगर किसी और को देखे तो उसको वैसे ही देखेगा जैसा वो रियल में है। यानी इसका त्वरण 4 है तो ए अगर देखेगा तो उसको 4 ही देखेगा। ए अगर देखेगा ना तो इसको 4 से ही चलता हुआ देखेगा, जबकि बी जो है उसको कितने से चलता हुआ देखेगा? 2 से चलता हुआ देखेगा। इसका मतलब बात क्या हुई कि भाई जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र का मतलब क्या हुआ? क्लियर है दिमाग में? जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र का बेसिक मतलब क्या हो गया? एक ऐसा तंत्र जिसका खुद का त्वरण नहीं हो। एक ऐसा तंत्र जिसका खुद का त्वरण नहीं हो। और ये कब तक है? ये जो चीजें हैं ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर सेंटर ऑफ मास में। अब आगे जाके मैं चीजें बदलूंगा सेंटर ऑफ मास में, तब बातें अलग है, लेकिन वहां तक प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो मैं बता दूंगा। तो जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र को आप क्या मान सकते हो? धरातल के ये बोल सकते हो कि जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र जो है अपना, जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र अगर आपको मानना है, निर्देशांक तंत्र अगर आपको मानना है तो सबसे सही आपका क्या होगा? आप अपनी जमीन को, अपना जो धरातल है, पृथ्वी का जो धरातल है उसको आप जड़त्वीय मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक? वही मैं बात बोल रहा हूं इनिशियल के लिए। इनिशियल के लिए ये सर, ये इनिशियल का क्या मतलब है? सुनो, थोड़ा सा अलग है। जैसे अगर बात की जाए कि ये अपना सूरज, जब आप पहले पृथ्वी की बात करते हैं, जैसे ये पृथ्वी है अपनी, ठीक है ना? जब आप पृथ्वी के ऊपर खेल रहे हो, इधर 10 मीटर प्रति सेकंड से फेंक रहे हो, इसको 5 मीटर प्रति सेकंड से फेंक रहे हो, बहुत कम स्पीड है, तो पृथ्वी को हम लोग रेस्ट में ही मानते हैं। और पृथ्वी के साथ जो, पृथ्वी के सापेक्ष जो भी है, पृथ्वी के सापेक्ष जो भी निर्देशांक तंत्र है वो जड़त्वीय हो गया। अच्छा, कब तक? कब तक? जब तक कि हम पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं मानते हैं। पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नगण्य मानते हैं। पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नगण्य मानते हैं, तब तक हम लोग पृथ्वी की धरातल को ही क्या बोल देंगे कि भैया ये जड़त्वीय है, ये नहीं चल रहा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बाहर आके देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? अरे कहां जड़त्वीय है यार, ये तो घूम रहा है, ये पृथ्वी जो है ये तो घूम रही है। यानी अगर घूम रही है इसका मतलब इसके पास त्वरण है। कोई घूमती हुई चीज के पास तो त्वरण है। और जब त्वरण है बच्चा, जब त्वरण है तो ये तो भैया जड़त्वीय नहीं हुआ ना, ये तो क्या हो गया? अजड़त्वीय हो गया। क्या हो गया? अजड़त्वीय हो गया। जड़त्वीय तो नहीं हुआ। तो उस टाइम पे जड़त्वीय किसको मानेंगे? फिर जैसे ही पृथ्वी से थोड़ा बाहर आएंगे तो उस टाइम पे जड़त्वीय मानेंगे इस पृथ्वी की अक्ष को। जिस अक्ष के सापेक्ष ये घूम रहा है वो अक्ष तो स्थिर है, बिल्कुल सर, तो उस टाइम पे जड़त्वीय मानेंगे इसको। अच्छा, और सर और ज्यादा डेप्थ में जाएं, ठीक है ना? जितना पचता है पचा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? और ज्यादा डेप्थ में जाएं तो जैसे मान लो ये सूरज है, यहां पर अपना अर्थ, यहां पर कोई दूसरा प्लेनेट है, ठीक है ना? मुझे नहीं पता, मार्स पीछे आगे, इसमें कोई गलती नहीं निकालेगा कि सर मार्स पास में आगे, मुझे नहीं पता है ना एक्चुअली। तो अगर हम लोग ऐसे बात करें कि जैसे अपना अभी वो हुआ था एक एक्सपेरिमेंट जिसमें मार्स मिशन पे जो भेजा गया था, तो शुरुआत में क्या होता है, यहां से जब रॉकेट लॉन्च की जाती है, सुनिएगा, रॉकेट लॉन्च की जाती है तो वो ऐसे ऐसे घूमती है, पहले पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटती है, आपने मूवी भी देखी होगी, फिर यहां से निकल के वो यहां जाती है और इसके चारों तरफ चक्कर काटती है ऐसे ऐसे। तो अगर मैं बात करूं कि जब तक ये चीज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रही थी ना, जब तक वो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा था, तब तक, जब तक वो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा था, तब तक के लिए वो क्या था, पृथ्वी जो थी उसका, पृथ्वी की जो ये अक्ष थी वो जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र था। पृथ्वी की जो ये अक्ष थी वो जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र था। जैसे ही
वो पृथ्वी को छोड़कर चांद की ओर गया और वो बीच में था, मार्स के, पृथ्वी और मार्स के जब वो बीच में था, तो जो सूरज है, अपना सन है, उसको जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र मानेंगे, यानी इसके सापेक्ष पढ़ाई करना शुरू करेंगे। ठीक है। और जैसे ही वो मार्स के गुरुत्वीय क्षेत्र में आएगा, जैसे ही वो मंगल ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र में आएगा, तो मंगल ग्रह की घूर्णन की जो अक्ष है वो आपकी जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र हो जाएगी। तो ये है जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र का एक्चुअल मतलब, कि हमें किसी ऐसी चीज के सापेक्ष पढ़ना है जो उस कंडीशन के लिए स्थिर है। वास्तव में तो कोई स्थिर है ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन हमें एक ऐसी कंडीशन के लिए पढ़ना है, जैसे मैं बोलूं कि यार पृथ्वी घूमती है तो घूमो ना अपने पर। जैसे अपन छोटी मोटी स्टडी करते हैं, किसी पत्थर को 20 से फेंका, 400 से फेंका, तो उस पर उसका इफेक्ट आता ही नहीं है। और जब तक उसका इफेक्ट नहीं आता है, किसका, पृथ्वी के घूर्णन का इफेक्ट नहीं आता है, हम पृथ्वी के धरातल को क्या मान लेते हैं, जड़त्वीय मान लेते हैं। हम बोल देते हैं कि इसके पास कोई भी त्वरण नहीं है। लेकिन जैसे बड़े काम आ जाए कि भाई सैटेलाइट को घुमाना है, ठीक है ना, कोई ग्रह इसके पास घूम रहा है, तो अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी नहीं, पृथ्वी का जो अक्ष है वो जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र होगा। लेकिन पृथ्वी से बाहर निकल के कोई मंगल की ओर जा रहा है, तो इस रास्ते के दौरान सूरज अपना जड़त्वीय निर्देशांक होगा। ठीक है ना, इस तरीके से बात की जाती है। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा, आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आपने मंगल मिशन देखी होगी तो उसमें वो बोलते भी हैं कि हाँ भाई ये ऐसे पहले पृथ्वी के चारों तरफ घुमाते हैं इलिप्टिकल पाथ में। किस में घुमाते हैं, इलिप्टिकल पाथ में। फिर यहां से बोला जाता है चलो भाई गियर अप करते हैं, यानी यहां से इसको इजेक्ट किया जाता है, तो फिर वो मंगल के चारों तरफ जाता है, फिर वो मंगल के चारों तरफ पहले इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। तो ये जो सारी प्रोसेस है, इनको अपने को पढ़ने के लिए न्यूटन ने जो है ये चीजें दी थी। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि न्यूटन ने जिस टाइम पे ये नियम दिए थे ना, उसका ये कतई मतलब नहीं था कि भाई इसको कोई बैठ के, है ना, किसी दिन कोई भी आदमी बैठ के पढ़ रहा होगा और वो इसके बारे में बोल रहा होगा अच्छा न्यूटन के तीनों नियम तो बहुत आसान है, ये काम खत्म हो गया। उन्होंने बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पे दिए थे। तो जिस इंटेलिजेंसी लेवल पे उन्होंने दिए थे, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि एक दिन हर कोई साधारण आदमी जो है वो बैठ के इनको पढ़ रहा होगा। ठीक है ना, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, साधारण लोगों ने इसको साधारण लोगों को समझाने के लिए इसको बहुत आसान कर दिया, लेकिन चीजों को पूरा डेप्थ में नहीं गया। ठीक है ना, तो ये होता है जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र का बेसिक मतलब। जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र का मतलब अपने पास ऐसा हो गया जिसका त्वरण 0 हो, जो पढ़ रहा है उस टाइम पे। ठीक है ना, ओके, और कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ रहा है, जिसके सापेक्ष हम पढ़ रहे हैं, वो 0 हो गया। तो पहला जो नियम है वो बेसिकली नियम है ही क्या, जो जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र की व्याख्या करता है। क्या करता है, जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र की व्याख्या करता है, वो पहला नियम है। अच्छा ठीक है सर, अब पहला नियम आ गया तो उन्होंने व्याख्या की, फिर हमने इसको कैसे लिखा, हमने इस स्टेटमेंट में लिखा इसको, है ना। प्रथम नियम का कथन क्या है, जरा इसको समझते हैं। तो प्रथम नियम का जो कथन है वो क्या है, प्रथम नियम को ऐसे लिखते हैं, किसी वस्तु का इनर्शिया यानी जड़त्व बिना बाह्य बल के या बाह्य बल के अभाव में, बिना बाह्य बल के नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। सर ये इनर्शिया या जड़त्व क्या है, ठीक है ना, इनर्शिया या जड़त्व क्या है बेसिकली। अब आपका जो नियम है वो बात करते हैं। तो न्यूटन का पहला नियम है, उन्होंने ये बोला कि किसी भी वस्तु का इनर्शिया जो है वो जड़त्व है, वो बिना बाह्य बल के नहीं बदलेगा। सुनो, बल आएगा तो त्वरण आएगा, त्वरण आएगा तो वो क्या चला जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला जाएगा। ये बात इन्होंने पहले नियम से बताने की कोशिश की। चलिए अब इसको इजी करके हमने क्या समझा या हम क्या समझते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं वो ये है कि किसी वस्तु का इनर्शिया बिना बाह्य बल के नहीं बदलता है। इसका मतलब इनर्शिया जो है, जड़त्व जो है, वो ये हो गया कि कोई बॉडी का इनर्शिया का मतलब हो गया उसकी प्रेजेंट कंडीशन की शुरुआत। इस कंडीशन में वो कैसा है, जैसे कोई चीज चल रही है तो वो उसका इनर्शिया हो गया, कोई चीज रुकी हुई है तो वो इसका इनर्शिया हो गया। तो कोई चलती हुई चीज है, उसको रोकने की कोशिश की जाएगी या रोका जाएगा, दोनों चीजें, कोशिश की जाएगी या रोका जाएगा, तो उसके लिए जरूरत क्या है, बाह्य बल की है। किसकी जरूरत है भैया, बाह्य बल की है। कोई चीज रुकी हुई है, उसको चलाने की कोशिश की जाएगी या चलाया जाएगा, तो उसके लिए जरूरत किसकी है, बाह्य बल की। बिना बाह्य बल के वो जो चीज है वो आपकी नहीं चलेगी, यानी उसका इनर्शिया
परिवर्तित नहीं होगा। इनर्शिया का मतलब क्या हो गया बच्चों? जड़त्व। जड़त्व का मतलब क्या हुआ? बात समझ में आई? जड़त्व का मतलब उसकी गति की जो अभी कंडीशन है वो क्या है, गति अभी किस सिचुएशन में है। अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा। किससे? एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी मतलब क्या हो गया कि नियत वेग से। यानी दिशा भी बदलेंगे ना तो भी बल की जरूरत पड़ेगी। तो इसको पूरा व्याख्या करके लिख देते हैं कि यदि कोई कण स्थिर है तो बाह्य बल के अभाव में के बिना वो स्थिर ही रहेगा। स्थिर ही रहेगा यानी बाह्य बल के बिना वो चल नहीं सकता है, बाह्य बल के बिना वो स्थिर ही रहेगा। अच्छा, और अगर मैं बोलूं कि यदि कोई कण गतिशील है, यदि कोई कण गतिशील है तो बाह्य बल के बिना, बल के अभाव में वह नियत वेग से चलता रहेगा। नियत वेग से चलता रहेगा। यह वाली बात मैंने क्यों बताई? नियत वेग से चलता रहेगा, यह वाली बात मैंने क्यों बताई? इसका भी एक कारण है, सुनिए। कई बार हम लोग शॉर्ट में यह बता देते हैं कि हां बिल्कुल भाई, चिकनी सतह पर भी चलती रहती है ना चीजें, अगर आप एक बार गति करके छोड़ दो तो वो चलती रहेगी, कहां दिक्कत है। ओके, तो कई बार हम लोग ये बोलते हैं कि जो चीज चलती हुई है वो चलती रहेगी और जो रुकी हुई है वो रुकी हुई रहेगी बिना बाह्य बल के। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि अगर मान लो कि ये गति है, ये गति कर रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से, मैंने यहां पर बल लगाया थोड़ा सा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो कम हो गई 8 मीटर प्रति सेकंड से, तो बाह्य बल लगाया लेकिन रुकी तो नहीं, चल तो अभी भी रही है। तो क्या न्यूटन का नियम फेल हो गया क्या? नहीं। न्यूटन ने क्या बोला कि कोई गतिशील चीज बाह्य बल के बिना नियत वेग से चलेगी और बाहर से बल आ गया तो उसका वेग परिवर्तित हो सकता है। तो ये जो वेग परिवर्तित हो रहा है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है? बाह्य बल से। तो हमेशा ये ध्यान रखना, ऐसे मत बोल देना चलती हुई चीज चलती रहेगी, रुकती हुई चीज रुकी हुई रहेगी। नहीं, स्थिर है वो स्थिर रहेगी, दैट्स ओके। लेकिन चलती हुई चीज कैसे चलती रहेगी? चलती हुई चीज यानी गतिशील चीज नियत वेग से चलती रहेगी, वो भी रेखीय दिशा में। गतिशील चीज बाह्य बल के अभाव में क्या होगी? वह नियत वेग से चलेगी। तो बाह्य बल के अभाव में वह नियत वेग से चलेगी, यह बात आपको लिखना है, ठीक है ना? नियत वेग से चलती रहेगी। ओके, तो बात यहां पर यह आ गई बच्चों कि इनर्शिया जो है वो कितने प्रकार का हो गया, जड़त्व जो है वो कितने प्रकार का हो गया? तो सर जड़त्व जो है बेसिकली वो 3 प्रकार का हो गया। एक स्थिर अवस्था का जड़त्व है, स्थिर अवस्था का जड़त्व है। दूसरा गतिशील का जड़त्व है और तीसरा दिशा का जड़त्व है। यानी अगर बात की जाए बच्चों कि कोई चीज चल रही है तो उसको रोकना, ठीक है ना? कोई चीज चल रही है उसको रोकना, बाहर से बल लगाना पड़ेगा। कोई चीज रुकी हुई है उसको चलाना, बाहर से बल लगाना पड़ेगा। और कोई चीज चल रही है उसकी दिशा में परिवर्तित करने के लिए भी हमें बल की जरूरत है। यह प्रथम नियम का एक्सप्लेनेशन है, यह न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन है भाई। वो ये कहना चाह रहे थे उसके अंडर में, और यही बात हम लोग पढ़ते हैं। तो न्यूटन का जो जड़त्व का नियम है वो ये बताता है कि स्थिर अवस्था का जड़त्व है, गतिशील अवस्था का जड़त्व है या दिशा का जड़त्व है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इनमें से किसी भी चीज में जब परिवर्तन होता है तो जड़त्व अपना कारण बताता है। जैसे मैं आपको बोलूं बच्चों कि ये पेपर है, ठीक है ना? इसके ऊपर मैंने डिस्क ली, ठीक है? तो अगर हम लोग इसको ऐसे धीरे धीरे चलाएं, देखना ये धीरे धीरे चलाऊंगा मैं, तो ये जो डिस्क है वो पेपर के साथ साथ चल रही है, ठीक है? लेकिन अगर मैं पेपर को ऐसे निकाल दूं यहां से, तो ये डिस्क जो है वो पीछे रह जाती है।
दैट मीन्स कि अचानक से जर्क लगा। देखो ये धीरे धीरे चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, तो डिस्क इसके साथ जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने अचानक से निकाला तो ये नीचे गिर गई ऐसे, ठीक है ना, ये नीचे गिरी। तो कहने का मतलब इसके साथ क्या था, इसका था कि सर इसका स्थिर अवस्था का जड़त्व था। किसका जड़त्व था? स्थिर अवस्था का जड़त्व था। यानी ये अपनी स्थिर अवस्था में थी, नीचे वाली कॉपी चली गई और इनके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन बल जो था वो उतना सफिशिएंट नहीं था कि इसको भी अचानक से चला सके। यानी यहां पर टाइम का भी दिक्कत आ गई कि नहीं आ गई? बल तो पहले भी लग रहा था, साथ साथ चल रही थी, अब भी लग रहा है। चलो मैं बोल दूं कि अचानक बल ज्यादा लगा है, ठीक है ना, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि बल कम टाइम में ज्यादा लगा है, ठीक है ना। अचानक लगा, अचानक का मतलब क्या हो गया? कम टाइम में लगने वाला बल। तो यहां पर समय भी निर्भर करता है। तो जड़त्व का जो है वो उदाहरण बेसिकली आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि जब बाइक में दो लोग बैठे हैं, एक पीछे वाला और एक आगे वाला, तो आगे वाले ने स्टीयरिंग पकड़ के अचानक से उसको एक्सलरेट किया। अचानक से जब बाइक एक्सलरेट होती है तो पीछे वाला, आगे वाले ने तो स्टीयरिंग पकड़ रखा है, पीछे वाले पर कोई बाहर से बल लगाने वाला होता नहीं है, तो पीछे वाला क्या है? ऐसे पीछे की ओर गिरता है। वो किस चीज का जड़त्व है? स्थिर अवस्था का जड़त्व है, क्योंकि पीछे वाली जो है उसको पता ही नहीं था कि ये चलने वाला है। पीछे वाला की जो पूरी बॉडी है वो तो स्थिर अवस्था में थी, पीछे वाले की जो बॉडी है वो तो पूरी क्या थी? स्थिर अवस्था में थी। तो स्थिर अवस्था में थी तो वो स्थिर अवस्था में रही और बाइक नीचे से आगे खिसक गई, बाइक नीचे से आगे खिसक गई तो वो पीछे गिरने के चांसेस। उसी तरीके से सेम तेज गति से बाइक जा रही है, अचानक से अगर ब्रेक दबाया जाए, तेज गति से बाइक जा रही है और अचानक से ब्रेक दबाया जाए, ठीक है, तो अचानक से जब ब्रेक दबाया जाता है तो पीछे वाला जो है वो कई बार तो आगे वाले के ऊपर से ही चला जाता है ऐसे। क्यों? क्योंकि उसका था गतिशील अवस्था का जड़त्व है। किसका जड़त्व था? गतिशील अवस्था का जड़त्व है। यानी उसका जो बॉडी था वो गति था, लेकिन बाइक ने ब्रेक लगा दिया। अब उसकी बॉडी तो गति में थी, तो कुछ टाइम के लिए वो गति में ही रहना पसंद करेगी, या यानी वो गति में ही रहेगी। दैट्स वाई वो गतिशील अवस्था का जड़त्व है। अच्छा सर, दिशा का जड़त्व क्या है? दिशा का जड़त्व है आप सबके साथ हुआ होगा, ठीक है ना। दिशा का जड़त्व जो है वो कभी ना कभी आप सब लोगों के साथ हुआ होगा। तो सर दिशा का जड़त्व क्या है? तो दिशा का जड़त्व है बेटा, जब आप बाइक वगैरह चलाना सीखे थे, शुरुआत में साइकिल चलाना सीखे थे, तो ज्यादातर आप दिशा के जड़त्व की वजह से ही गिरे थे ना। ज्यादातर लोग दिशा के जड़त्व की वजह से, कि आप बाइक तेज तेज चला रहे हो और अचानक से एक जगह घुमाना था। जब आपको घुमाने की बारी आई तो आप न्यूटन का नियम भूल गए। आपको पता नहीं था कि भाई यहां पर घुमाएंगे तो दिशा का जड़त्व लगेगा, तो आपने ऐसे घुमाने की कोशिश की, लेकिन आपकी बाइक सीधा ऐसे ही रहने की कोशिश की तो वो बाहर की तरफ जाके गिर गई। या फिर आप एक कार में बैठे हुए होते हो 5-4 लोग, और कार वाला अचानक से टर्न करता है, ठीक है ना, कार वाला अचानक से टर्न करता है, तो जो अंदर बैठी हुई जो पैसेंजर्स होते हैं, जो सवारी जिसको अपन बोलते हैं, वो बाहर की तरफ ऐसे दीवार से जाके टकराती है। उसका कारण क्या था? कि सर वो तो इस दिशा में जाने वाले थे, आपने अचानक से इधर किया तो उनका जो जड़त्व है वो इधर ही रह गया, और जड़त्व इधर ही रह गया, तो वो क्या हो गया? आपका सिंपल सा बल लगाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जड़त्व का मतलब होता है कि जड़त्व का मतलब होता है कि किसी भी कण की इस समय पर जो स्थिति है गति की, चल रहा है, रुक रहा है, जिस दिशा में जा रहा है, ये सारी जो स्थितियां हैं बिना बाह्य बल के नहीं बदलेगी, और बदलने के लिए अपने को एक सफिशिएंट बाह्य बल की आवश्यकता भी पड़ेगी। बदलने के लिए अपने को सफिशिएंट बाह्य बल की जरूरत भी पड़ेगी। तो ये वाली सारी चीजें अपने को पढ़नी है। अब कुछ बातें मैं लिख देता हूं बल के बारे में जो सबको पता है, ठीक है ना। तो पहली बात आपके पास ये है कि भैया ये सदिश राशि है, कोई भी ऐसे बकवास नहीं करेगा कि ये अदिश राशि है। दूसरी इसकी यूनिट एसआई मेजरमेंट सिस्टम में, एसआई में क्या है? न्यूटन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले यही थे जिन्होंने ये बात को देखा कि भाई कैसे कोई चीज जो है वो गति, उसकी गति को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है ना। ओके, और तीसरी की अगर बात करें यहां पे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला है जो आपके पास पहले से ही पता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ये हमने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा है, ठीक है। तो ये आप जानते ही हो, m1 L1 T-2। नहीं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि भाई बाइक जो चलाता है वो है, मतलब उस पर जड़त्व का नियम लगता तो उस पर भी है, लेकिन उस पर एक्सटर्नल फोर्स है ना यार, उसने स्टीयरिंग पकड़ रखा है, स्टीयरिंग पकड़ रखा है, तो वो जो हैंडल स्टीयरिंग जो भी व्हाटएवर, तो उसको जब पकड़ के रखता है तो उस पर तो एक्सटर्नल फोर्स उस स्टीयरिंग से मिल रहे हैं ना। पीछे वाली सवारी क्यों गिरती है? कि उसने किसी को पकड़ नहीं रखा, अचानक से आपने एक्सलरेट किया, वो पीछे गिर गया।
अगर पीछे वाली सवारी ऐसे मतलब आगे वाले को पकड़ के रखे तो फिर नहीं गिरता है ना। और वो आगे वाला जो बैठा हुआ है वो भी बार बार ब्रेक मारना या ऐसे करना वो इसीलिए करता है कि उसका ड्राइविंग फोर्स भी यही होता है कि कल को पीछे वाला जो है वो इनर्शिया से बचने के लिए अपने को हक कर ले, ठीक है ना, पीछे से हक कर ले, तो बस उसके बाद में उसकी बाइक फिर स्मूथ चलती है, फिर तो वो ब्रेक मारने का या अचानक से एक्सीलरेट करने का काम ही नहीं करेगा ना, ठीक है ना। ये तो पीछे वाली सवारी को समझ लेना चाहिए कि भाई ये हो क्यों रहा है, इसका मेन ड्राइविंग फोर्स कहां से आ रहा है। तो इसका ड्राइविंग फोर्स जो है, हाँ बिल्कुल भैया अविनेश बिल्कुल, तो इसका मेन ड्राइविंग फोर्स वहीं से आता है कि वो चाहते हैं कि देखो मैं तब तक इनर्शिया पढ़ाता जाऊंगा आपको जब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा। और क्या है इनर्शिया, कि जब तक आप पर बाह्य बल नहीं लगेगा आप ऐसे ही रहोगे। तो फिर वो क्या चाहता है कि भैया लगाओ बाह्य बल, बाह्य बल लगाने के लिए आप मुझे पकड़ो, तो जब आप मुझे पकड़ोगे आप पे बाह्य बल लगने लग गया, बाह्य बल लगने लग गया तो इनर्शिया का नियम भी खत्म हो गया, अब आप पे इनर्शिया नहीं लगेगा। तो जो आगे वाला है वो बेसिकली न्यूटन का दोस्त ही है, वो ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि चलो आप भले ही आर्ट से हो, आप भले ही कॉमर्स से हो, आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आज हम पढ़ा रहे हैं कि अगर आप नहीं करोगे तो फिर न्यूटन जी नाराज हो जाएंगे और फिर ऐसे लगेगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसीलिए हाँ, क्यों मैं हंस नहीं सकता क्या, हंस सकता हूं मैं, चलिए। अच्छा फीलिंग ऐसे समझ जाते हो ना, ऐसे कौन पढ़ाए तो यार, अब आओ ऐसे सब समझ जाते हो ना, चलो बहुत अच्छी बात है, सब पकड़ गए, अब की बार पकड़ गए ना न्यूटन की भावनाओं को, ठीक है। तो एक सेकेंड, चलिए ओके भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। अब पढ़ते हैं कुछ, आपको बताता हूं मैं, पहला नियम क्लियर है सबको। उसके बाद में एक चीज आई संवेग, क्या आई, संवेग, मोमेंटम, इसके बारे में पढ़ते हैं ना, संवेग मोमेंटम, संवेग मोमेंटम। तो संवेग की बात करें, मोमेंटम की बात करें, तो आप लोग सब जानते हो ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग लिखते हैं कि कोई भी बॉडी है इसके पास द्रव्यमान है, मास है, ठीक है ना, कोई भी बॉडी है जिसके पास द्रव्यमान है, मास है, ठीक है, और अगर ये v स्पीड से जा रही है, ये v स्पीड से जा रही है, तो भाई इसका मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी। संवेग क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, जिसका एक सदिश राशि है। अगर वेग सदिश है, क्योंकि ये वेग के m इंटू वी के बराबर होता है, तो ये एक सदिश राशि है, ये संवेग है अपना, ठीक है ना। तो हम लोग बात को करेंगे अच्छे से, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा अब आया समझ न्यूटन क्या चाहता था। बस न्यूटन तो यही चाहता था कि दुनिया अच्छे से रहे भाई, खुशी से रहे, लेकिन उस टाइम पे कुछ लोगों ने उनको बहुत परेशान किया था, एक्चुअली उनको नहीं, जो भी अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं उनको सबको। तो एफ पी इज इक्वल टू एम वी, संवेग यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब हर कोई बच्चा बच्चा जानता है, अगर मैं बोलूं डायरेक्शन के साथ बताना है, ठीक है, तो ऐसा तो मेरे को लगता नहीं कि आप में से कोई भी दिक्कत देगा ये बात। ये आई और जे है, और मान लो कि 2 kg की बॉल इधर जा रही है, कोई बॉल है जिसका मास जो है वो 2 kg है, कोई बॉल है जिसका मास क्या है 2 kg है, तो ये वी नोट बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड से इधर जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड से इधर जाएगा इस डायरेक्शन में। तो आप संवेग बताओ क्या लिखोगे, संवेग क्या लिख दोगे संवेग इसका, ठीक है ना। बिल्कुल, चलिए तो क्या लिखोगे इसका आंसर, क्या लिख दोगे, बिल्कुल मास इंटू वेलोसिटी, तो सीधा सा 2 इंटू 4 8 मीटर पर सेकंड आई कैप, 8 मीटर पर सेकंड, सॉरी 8, और मास को लिख दोगे केजी, वेलोसिटी को लिख दोगे मीटर पर सेकंड आई कैप, केजी मीटर पर सेकंड आई कैप, केजी मीटर पर सेकंड आई कैप। चलिए बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है। आपको बेसिकली यहां पर संवेग के बारे में बताना है, और संवेग में चेंज के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। तो यही आपका जो है वो न्यूटन का सेकंड नियम है, यही बताना था। तो संवेग के बारे में बताना था, सबको पता ही है, ये बताने की क्या बात है कि संवेग एक प्रॉपर्टी है जिसको डिफाइन किया जाता है मास इंटू वेलोसिटी से, द्रव्यमान गुणा में वेग, और दिशा जरूरी है, ये एक क्या है सदिश राशि है, ठीक है। तो चलिए दूसरे नियम पे आ जाइए,
न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम की अगर मैं बात करूं कि भाई न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, तो इसके बारे में पता करते हैं। चलिए, तो न्यूटन का द्वितीय नियम की बात करते हैं। तो आप लोग सब जानते हो, या तो ये F बराबर एम ए, दैट्स ओके, यही आपका न्यूटन का नियम है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा लिख देते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, और कुछ नहीं है। तो क्या है न्यूटन का नियम? ये बोला है किसी निकाय पर लगने वाला बाह्य बल उस निकाय के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। शर्त क्या है इसकी शर्त क्या है? वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी क्या है? जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र, जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र में वैध है। ये इसकी शर्त है, मतलब कि भैया आप पढ़ने वाले जो हो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में होगा तभी हम आंसर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो न्यूटन ने दूसरा नियम यह दिया कि किसी भी निकाय पर जो बाह्य बल लगेगा वो किसके बराबर होगा? किसी निकाय पर लगने वाला बाह्य बल या कुल बाह्य बल, एक ही बात है, यहां पे कुल की बात कर लेते हैं, नेट बाह्य बल उस निकाय के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है, ठीक है ना, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसका मतलब आप लोग ये बच्चे जानते हो कि F बराबर आपका हमेशा किसके बराबर होता है? dp बाई dt, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर। और वो भी अगर और ज्यादा क्लियर हो तो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर को भी किसके समय लिख दो? समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि समय आएगा, यहां पे बिना समय के काम नहीं चलेगा, समय आएगा। तो समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष यानी परिवर्तन की दर तो देखनी है, लेकिन किसके सापेक्ष? किसके सापेक्ष देखनी है? समय के सापेक्ष कैसे बदल रहा है। तो F बराबर dp बाई dt, ये आपका न्यूटन का सेकंड नियम था कि किसी पर निकाय पर नेट फोर्स जो लग रहा है वो किसके बराबर है? F बराबर dp बाई dt, यानी रेखीय संवेग का समय के साथ परिवर्तन की दर, ठीक है। क्या है? रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो आपकी एफ नेट। अरे बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है भाई सचिन, कि सर ये साइंटिस्ट के पीछे ही क्यों होते हैं, साइंस वालों के पीछे। जो अपना देखो आर्ट साइंस वालों, कॉमर्स वालों के पीछे देखो, कॉमर्स वालों के ऊपर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालता। कॉमर्स वाले सोसाइटी को इकोनॉमी के बारे में बताते हैं कि भाई कैसे पैसे कमाया जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है, उसको कोई नहीं करते। आर्ट वाले कल्चर बताते हैं, गाने गाना, ये सब चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें जो है वो लोगों को अच्छी लगती है। साइंस वाले वो बात करते हैं जो लोगों को अच्छी नहीं लगती। जैसे पहले हम लोग ये मानते थे कि भाई पृथ्वी जो है वो स्थिर है, तो सारे लोग ये बात मानते थे। फिर किसी ने उठ के एक ने कहा नहीं पृथ्वी घूमती है, गैलीलियो ने पहली बार बोला, तो लोग गैलीलियो की जान के दुश्मन हो गए, क्या यार पागल बात करता है। तो जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनको दुनिया पागल समझती है शुरुआत में, इसीलिए, है ना। आप लोगों ने सुना होगा, गैलीलियो की स्टोरी सुनी होगी, न्यूटन की स्टोरी सुनी होगी, सबके साथ यही। इवन दैट बहुत अच्छे साइंटिस्ट है एक यार, फैराडे का अगर आपने नाम सुना है, 12th में आप पढ़ते हो, बहुत शानदार साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत बेसिक से शुरुआत की थी, और जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स है वो मैं आज भी, मतलब सारे लोग यही मानते हैं कि यार फैराडे अगर नहीं होते तो शायद ये
टेंस टू इम्पॉसिबल होता, ऐसा, ठीक है ना। तो ये जो सारे साइंटिस्ट थे, उनको जैसे आइंस्टीन जो थे अपने, ग्रेट आइंस्टीन, तो उनको तो लोग ऐसे पागल की श्रेणी में मान लेते थे। जब तक लोगों को पता चला, वो उस टाइम पे ग्रेविटेशनल वेव के बारे में पता चल गए, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल वेव के बारे में उस टाइम पे बता के चले गए, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड वेव, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वो उस टाइम पे ग्रेविटेशनल लाइन ऑफ फोर्स के बारे में बता के चले गए, जो लोगों को अब पता चली है 10 साल पहले, 15 साल पहले, कि अच्छा ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स लाइनें भी होती है। तो ये जो लोग हैं वो थोड़े से अलग होते हैं यार, है ना। और जब अलग होते हैं उनको लोग पागल समझते हैं, तो इसीलिए इनके जान के दुश्मन हो जाते हैं। क्या बोल रहा है यार, ये तो गलत बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, धरती तो रुकी हुई है। फिर किसी ने ये बोला धरती गोल है, तो फिर तो मारने ही पड़ेगा, धरती गोल कैसे, हम नीचे क्यों नहीं गिरते, फिर गोल है तो कैसी बातें करते हो यार, क्या क्या पढ़ाते हो। तो ऐसा होता है, तो इसलिए इनके दुश्मन है। हालांकि अब लोग समझदार हो गए, अब आपके श्रेणी के लोग आ गए, आप जो है ज़्यादा साइंस को लेते हो, तो आप साइंस को समझते हो सारे लोग। और एक बड़ा ही मिसकॉन्सेप्ट है, कई बार साइंस वाले खुद मतलब ये कर देते हैं, लफड़ा कर देते हैं। कई मतलब जिसको थोड़ा सा कम आता है, वो नए नए साइंस के स्टूडेंट होते हैं, साइंस मैं भगवान को नहीं मानता, मतलब भगवान का कहने का मतलब यहाँ पे मेरा मतलब सारे रिलीजन्स के मतलब गॉड से हैं, तो वो बोल देते हैं। तो फिर वो रिलीजन वाले हो जाते हैं, अच्छा तुम्हारा साइंस ये सिखाता है, आ बेटा घर पे आ। तो फिर उसको वैसे, तो ये भी कुछ कारण रहे थे साइंस के साथ। हालांकि साइंस कभी ऐसा नहीं बोलता यार कि भगवान, मतलब जब कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ पावर्स है, उन सबको सब लोग मानते हैं, हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दैट मीन्स दीज थिंग आर बियॉन्ड और थिंकिंग, कि हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना। कोई भी, हर कोई अपने रिलीजन को फॉलो करता है, और सबको राइट है अपने रिलीजन को फॉलो करने का, उसके भगवान को मानने का। अगर कोई नहीं मानता है ना, तो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी है ना, वो पर्सनल नहीं मानता। साइंस कभी नहीं बोलता, आप तो पढ़ते हो, आप किसी किताब में ये लिखा हुआ है कि आज से भगवान को नहीं मानना, मतलब किसी भी गॉड को नहीं मानना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वही है, कई लोग कुछ बोल देते हैं, तो फिर वो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि अरे तुम्हारा साइंस ऐसा है, सारा गलत चीज़ें सिखाता है, बाकी कुछ नहीं, आ जाओ। मेरे को भी कई बार क्लास में यहाँ पे कई बार, मतलब शुरुआत में मैंने 1-2 चीज़ें लिखी ना, तो बच्चों ने बोला ये क्या है सर, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। अभी एक बोल रहा था सर, निर्देश वो फोर्स तो डिपेंड ही करता है सर, बल पर, बल जो है वो तो देखने वाले पर डिपेंड करता ही है, एक्सेलरेशन करता है तो बल भी करता है, हमने पढ़ा है। तो ऐसी कई बार होती है चीज़ें। तो न्यूटन ने जो सेकंड नियम दिया, मैं यहां बता रहा हूं आपको, न्यूटन ने जो सेकंड नियम दिया वो इसने ऐसे दिया कि भाई एफ नेट, किसी बॉडी पर लगने वाला कुल जो बल है वो डीपी बाई डी टी के बराबर है। आ जाओ, किसके बराबर है, डीपी बाई डी टी में, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर है। किसके बराबर है, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर है। किसके बराबर है, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर। चलिए, तो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर है एफ नेट डीपी बाई डी टी। ओके, अब P क्या होता है ये, और अगर मैं बोल दूं ये तो इंस्टेंटेनियस हो गया। अगर कोई बार कैलकुलेशन के लिए कोई एवरेज फोर्स पूछे, तो एवरेज के लिए आपको पता है, आप यहां पे क्या लिख देते हो, डेल्टा P बाई डेल्टा टी, जैसे अपन ने किनेमेटिक्स में पढ़ा है ना बच्चे, ये इंस्टेंटेनियस हो गया, तात्क्षणिक हो गया। और कोई औसत पूछे तो ये डीपी जो है, डीपी जो है वो क्या बन जाता है, क्या डेल्टा P में बदल जाता है, क्या है, ठीक है ना, ये किस में बदल जाता है, डेल्टा P में बदल जाता है। अब इसको नियम को थोड़ा और आगे लेके जाएं, तो F बराबर आपका d बाई डी टी, और P किस गए, अभी अभी आपको बताया, मास इंटू वेलोसिटी लिख दो। यानी F बराबर d बाई डी टी, और P किस गए, आपने क्या लिख दिया, मास इंटू वेलोसिटी लिख दिया। तो F बराबर, अगर दो चीजें यहां पर लिखी हुई है, यहां पर मैं अवकलन का छोटा सा कॉन्सेप्ट काम में लूंगा बेटा, लेकिन आप सबको पता है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक छोटी सी बात लूं कि भाई ये d बाई डी टी इज इक्वल टू एम वी। तो मैंने पहले क्या कहा कि v को नियत रख दो dm बाई डी टी, v को नियत रख लो dm बाई डी टी, प्लस फिर m को नियत रख लो dv बाई डी टी, m को नियत रख लो dv बाई डी टी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, और जब बात कर रहे हैं किसी निकाय की, जब बात कर रहे हैं कोई पिंड की, छोटे से कण की, या मैं एलिमेंट्री लेवल पे बात कर रहा हूं, तो किसी पिंड की मैं बात करूं तो m जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, तो m बदलता कहां है, द्रव्यमान बदलता कहां है, बेसिकली वो बदलता नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स में वो उसको नाम ही गलत दे रखा है, वेरिएबल मास सिस्टम। किसी चीज का जब मास वेरी करता है ना, वेरिएबल मास सिस्टम। तो मैं वहां जाके आपको बताऊंगा दैट इज नॉट वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है ना। उसको हम लोग इस एक इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर से भी यहां पे क्लियर हो जाऊं ताकि आपको और ज्यादा कंफ्यूज करने की कोई इच्छा नहीं है। तो मैंने बोला कि एक छोटा सा कण है, और हमने ये माना कि मास नियत रहता है, हमने ये माना कि मास नियत रहता है। तो जो चीज नियत होती है, जो चीज नियत होती है बच्चों, उसका अवकलन तो हम लोग क्या बोल देते हैं, जीरो। उसका अवकलन तो क्या हो जाता है, जीरो। तो आप F बराबर क्या आ गया, m गुणा में dv बाई डी टी,
m गुणा में dv बाई dt, और dv बाई dt वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? तो आप सब लोग बोलते हो कि सर ये तो त्वरण के बराबर होती है, तो f बराबर क्या हो गया? ma। f बराबर क्या हो गया? ma। नेट फोर्स, बेसिकली क्या बोलूं मैं यहां पे? नेट फोर्स बराबर ma। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि न्यूटन के सेकंड नियम को हम ऐसे लिखें या फिर a बराबर f बाय m लिखें, कौन सा आपकी फीलिंग क्या कहती है? कौन सा ज्यादा सही है, ये पहले वाला या दूसरे वाला? कौन सा आपको ज्यादा सही लग रहा है? ठीक है ना, f बराबर ma या f नेट बाय ma? मैथमेटिकली दोनों सही है, मैथमेटिकली तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल संजना जी बताएंगे, बेटा रुको एक बार। मैथमेटिकली दोनों सही है, m को मैंने क्या किया? इधर भाग में लेके गया, तो मैथमेटिकली तो ये दोनों सही है। लेकिन आपकी भावनाएं क्या कहती है? आपकी भावनाएं क्या कहती है कि मुझे ये ज्यादा सही लग रहा है या ये ज्यादा सही लग रहा है, पहला या दूसरा? बाकी तो दिखने में एक जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए यहां पे। एग्जैक्टली दूसरा ज्यादा सही है, और वो दूसरा ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है ना, हम लोगों ने पहला पढ़ा है, और जिसने भी न्यूटन का नियम जिस भी बुक में लिखा है यही लिखते, सही भी है, दिक्कत भी नहीं है ना। लेकिन ज्यादा भावनाएं कौन सा पैदा करता है? मोर फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैं बोलूं, मैथमेटिकली बोथ आर करेक्ट, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैं बोलूं कि भैया कौन सा ज्यादा सही है, तो अकॉर्डिंग टू आप लोगों को यह लगना चाहिए कि ये। और दैट्स व्हाई वी लर्न फिजिक्स विद कॉजुअलिटी। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये चीज इस पर निर्भर करती है, ये चीज इस पर निर्भर करती है, और कई बार वो क्वेश्चन गलत कर जाते हो, वो भी आपको यहीं से सीखेंगे। तो फिजिक्स का हमें ऐसा अगर किसी ने लिखा हुआ है F बराबर ma, F बराबर ma और A बराबर F नेट बाय m, या नेट लिख देता हूं यहां पे, तो इसमें से हम लोग इसको ज्यादा सही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये m द्रव्यमान का कोई निकाय है, इस पर हम जितना बल लगाएंगे उतना त्वरण मिलेगा, इस पर हम लोग जितना बल लगाएंगे उतना इसको क्या मिलेगा? त्वरण मिलेगा। इसका मतलब ये त्वरण जो है वो बल पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि पहले त्वरण आएगा फिर बल आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, गणितीय रूप से दोनों सही है ना। मैथ्स में मैं ये दो वैल्यू देके ये पूछ लूंगा, या ये दो वैल्यू देके ये पूछ लूंगा, लेकिन भावनाओं के रूप से सोचे या फिजिक्स के अकॉर्डिंग सोचे तो न्यूटन ने क्या बोला कि किसी चीज पर बाह्य बल जो लगेगा उसकी वजह से उसमें त्वरण पैदा होगा, किसी चीज पर बाह्य बल जो लगेगा उसकी वजह से उसमें त्वरण पैदा होगा। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि किसी चीज में त्वरण जब पैदा होता है उसके कारण बल होता है। तो मुझे यह बताओ, सिंपल सा बात, बल के कारण त्वरण है या त्वरण के कारण बल है? बल के कारण त्वरण है या त्वरण के कारण बल है? तो आप क्या बोलोगे कि सर बिल्कुल बल के कारण त्वरण है। किसके कारण त्वरण है? बल के कारण है, बल के कारण त्वरण है। तो ये ज्यादा करेक्ट है जब अपने को ये लिखा हुआ होगा F नेट बाय m, यानी किसी पर कितना बल लग रहा है उसके कारण कितना त्वरण आएगा। ठीक है ना, कितना त्वरण आएगा, कितना त्वरण आएगा। तो ये बल के कारण त्वरण है, ना कि त्वरण के कारण बल है। बात क्लियर है ना। इसलिए लिखने को तो दोनों ही सही है, लिखने को तो दोनों ही सही है, लेकिन हम लोग सेकंड वाले को ज्यादा सही बोलेंगे। जैसे मैंने बोला कि डेंसिटी घनत्व है, आप लोग घनत्व के बारे में लिखते हो तो दो इक्वेशन आपको मैं दूं, डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन, v यहां पे आयतन है, ठीक है। ये वाली समीकरण ज्यादा सही है या द्रव्यमान बराबर डेंसिटी गुणा में आयतन? कौन सी चीज ज्यादा सही है? कौन सी चीज, किसके कारण कौन सी चीज है? सोचना, किसके कारण कौन सी चीज है? कौन सी चीज ज्यादा? ये समीकरण नंबर 1 ज्यादा सही है या समीकरण नंबर 2 ज्यादा सही है? थोड़ी सी फिजिक्स की बात हो जाए। थोड़ी बात हो जाए फिजिक्स की। दूसरी बात ज्यादा सही है, बिल्कुल सही बात है। हां बिल्कुल। कारण क्या है? हम लोगों ने ये तो जिंदगी भर पढ़ा है। अरे यार आप सोचो कि कोई भी, मैंने ये बोला कि ये पत्थर है, इसका भार बताओ, ये पत्थर है, इसका द्रव्यमान बताओ, तो आप क्या बोलोगे? ये किस चीज से बना हुआ है? ये किस चीज से बना हुआ है? तो सर ये बना हुआ है लेट्स सपोज किसी लोहे से, तो आप बोलोगे अच्छा उसका घनत्व है कितना है?
1360 केजी। अच्छा, इसका आकार कितना है? कोई भी चीज देखते हो तो आप दो क्वेश्चन पूछते हो ना, किस चीज से बना हुआ है, किस चीज के बना हुआ है, और इसका आकार कितना है। तो सर चीज से तो अपने को मिल गया घनत्व है, और आकार से उसके आकार के कारण अपने को आयतन मिल गया, दोनों को गुणा करोगे तो द्रव्यमान आएगा। ओके, अगर उस पत्थर को मैं दो भागों में तोड़ दूं तो द्रव्यमान ही चेंज होगा बच्चा, उसका m/2 m/2, उसका घनत्व चेंज नहीं होगा। घनत्व तो पदार्थ की वजह से है, इसका मतलब घनत्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा, द्रव्यमान निर्भर कर रहा है घनत्व और आयतन पे, यानी किस चीज से बना हुआ है और कितना बड़ा है। कितना, कि किस चीज से बना हुआ है और कितना बड़ा है। दो बराबर, कई बार क्वेश्चन आता है ना, दो बराबर साइज के गोले हैं, इसकी घनत्व इसकी त्रिज्या r और इसकी r, ये रो से बना हुआ है या 2 रो से बना हुआ है, किसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो कहानी क्लियर है ना। अगर मैं उस पत्थर को तोड़ूंगा, 4 पार्ट में तोड़ूंगा, 8 पार्ट में तोड़ूंगा, तो उसका द्रव्यमान लगातार चेंज होता जाएगा, घनत्व चेंज नहीं होता है। तो ये अपना गलत दिमाग में बैठा हुआ है कि घनत्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है ना, किसी भी चीज का द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान तो हर चीज के साथ बदल रहा है ना, बड़ा पत्थर है ज्यादा द्रव्यमान, छोटा पत्थर है छोटा द्रव्यमान, लेकिन पत्थर है इसका मतलब उसका घनत्व है तो क्या है, सेम ही है। तो द्रव्यमान निर्भर करता है पत्थर पर, यानी किस चीज का पत्थर है, पदार्थ क्या है और उसका आयतन क्या है, बस यही फिजिक्स है, ठीक है ना, यही फिजिक्स है बेटा। हम लोगों को मैथ्स में करने में कोई दिक्कत नहीं आती, मैथ्स हम लोग कर लेते हैं, हाँ इधर से इधर भाग देना है, बस फिजिक्स यही है कि इनके बीच में चीजों को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज हमारे लिए, इसमें क्वेश्चन बन जाए तो हम लोग सीधा लिख देंगे कि भैया कहानी क्लियर है, इसमें हम बोलेंगे कि घनत्व जो है वो निर्भर नहीं करता द्रव्यमान पे, द्रव्यमान जो है वो निर्भर करता है घनत्व में। तो भैया आज काफी सारी थ्योरेटिकल बातें हो गई, कल से हम लोग इसको पढ़ेंगे न्यूमेरिकली, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकली ही मामला सेट बैठता है। तो होप आज जो है वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आई, एक बार अच्छे से नोट डाउन करना उनको जो चीजें लिखी गई है। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से। थैंक यू सो मच।